दोस्तों, विश्राम सिंह। ये आज का जो मौलिक अधिकार है ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट आप देख चुके होंगे क्योंकि कुछ मौलिक अधिकार बच चुके थे, तो उसी पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मौलिक अधिकार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हम उस वीडियो में आपको बताए थे कि अगर ज़िंदगी जीना है तो कौन कौन से अधिकार आपको दिया है सरकार ने, संविधान ने। तो उसी का हम दूसरा भाग है और आज हम मौलिक अधिकार को ख़त्म कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बताएंगे किस पर लेकर आएंगे। तो आइए, जो बचा हुआ है मौलिक अधिकार उस पर हम बात करते हैं। उसमें हम आपको पढ़ा चुके थे आर्टिकल 21 जो आपको ज़िंदगी जीने का अधिकार देती थी। आज हम आर्टिकल 22 की बात करेंगे। गिरफ्तारी के संबंध में है कि अगर आपको पुलिस गिरफ्तार करती है तो आपको क्या क्या आपको अधिकार दिया है भारतीय संविधान ने। तो वही हम बात करेंगे भाग अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तारी के संरक्षण के। इसमें 3 सब आर्टिकल हैं, 22(1), 22(2), 22(3). 22(1) में आपको अधिकार दिया कारण पूछने का अधिकार। अगर आपको पुलिस गिरफ्तार करती है तो आपको यह अधिकार है कि आप गिरफ्तारी के संबंध में आप कारण पूछ सकते हैं कि आप हमें क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, मेरी गलती क्या है। ये आपको फंडामेंटल राइट्स है, आपको ये सुप्रीम कोर्ट ने दे रखा है, संविधान ने दे रखा है। 22(1) कारण पूछने का अधिकार और 22(2) जब आपको गिरफ्तार किया जाता है तो आपको 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय में पेश होना चाहिए। ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि आपको 24 घंटे के अंदर न्यायाधीश के सामने पेश किया जाए। लेकिन इसमें एक और छोटा मोटा बात जोड़ दी गई है। यही आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि आवागमन का जो टाइम लगेगा, आपको आने और जाने में जो टाइम लगेगा उसको छोड़कर 24 घंटे दिया गया है। 24 घंटे में आपको न्यायालय में पेश होना चाहिए। 22(3) मनपसंद कानूनी सलाह लेने का अधिकार। आपको अगर गिरफ्तार किया जाता है तो आप गिरफ्तारी के संरक्षण में आप मनपसंद वकील रख सकते हैं, मनपसंद सलाह ले सकते हैं कि हमको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, हमको क्या करना चाहिए। तो 22 बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपनी लाइफ से अगर कहीं गलती हो जाए तो ये अधिकार आपको मिला है। ये अधिकार का आप यूज कीजिए और अपने आप को बचा के रखिए। अब आइए अनुच्छेद 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। आपको अगर इस देश में रहना है तो आपको कोई शोषण नहीं कर सकता है। उसके लिए फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं और फंडामेंटल राइट्स शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 में कहता है मानव व्यापार, बलात्कार, श्रम, बंधुआ मजदूर। कोई मानव का व्यापार नहीं कर सकता है। बलात्कार, जबरदस्ती आपसे काम नहीं कराया जा सकता। अगर आपका मन नहीं है काम करने का तो किसी को अधिकार नहीं है कि आपसे जबरदस्ती कोई कार्य करा ले। ये आपको अधिकार दिया गया है। तीसरा पॉइंट बंधुआ मजदूर। पहले ब्रिटिश शासन में होता था कि किसी को बंधुआ मजदूर रख के उसको काम कराइए और पैसा ना दीजिए, उसको वेतन ना दीजिए, उसकी मजदूरी ना दीजिए। लेकिन आज भारतीय संविधान ने ये सब बंद कर रखा है और बंधुआ मजदूर पर पूरी तरह बैन। अनुच्छेद 23, आप इसको हमेशा याद रखिएगा, फंडामेंटल राइट्स के। अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार में नेक्स्ट आर्टिकल है अनुच्छेद 24 में आपको बोला गया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम करने की अनुमति नहीं होगी, किसी फैक्ट्री में काम करने की अनुमति नहीं होगी। अभी बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो किसी फैक्ट्री में चले जाते हैं काम करने के लिए, तो ये उनकी अधिकार नहीं है। फैक्ट्री पर भी कार्रवाई हो सकती है, कारखाना में भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में हम काम नहीं करा सकते हैं। आप अपना अधिकार को समझिए, आपके कार्य क्षेत्र में जो भी है उसको आप समझिए। नेक्स्ट पॉइंट अनुच्छेद 25 से 28। 25 से 28 भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। आपको पता होगा कि हमारा देश भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका कोई अपना धर्म नहीं है। यह भारत में रहने वाले व्यक्तियों को धर्म है। अलग अलग धर्म हो सकते हैं लेकिन देश का एक ही धर्म है कि वो भारतीय है। तो वहीं आपको अनुच्छेद 25 में बताया गया है कि मानने
आचरण और प्रचार करने का अधिकार। आप जिस धर्म को मानते हैं उसको आप मानिए, प्रचार कीजिए, आचरण कीजिए। जैसे में हम आप एक बता देते हैं कि जो सिख होते हैं ना, उनको अधिकार दिया गया है कि वो बाइक पर जब चलेंगे तो पगड़ी के साथ हेलमेट नहीं लगा सकते हैं, उनको ये अधिकार है। यह धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बदौलत उनको अधिकार मिला गया है। तो ऐसे सबको अधिकार मिला गया है, तो इसलिए आप अपना अधिकार को समझिए। क्योंकि सिख पगड़ी बांध के चलते हैं, तलवार लेके चलते हैं, आर्टिकल 25 के तहत उनको अधिकार है। आर्टिकल 26 धार्मिक मैनेजमेंट, धार्मिक प्रबंध। जो व्यक्ति अपने धर्म को मानता है उसके लिए मैनेजमेंट कर सकता है और उसके लिए प्रबंध कर सकता है, उसके लिए आप रोक नहीं सकते हैं उसको ये अधिकार है, भारतीय संविधान ने दे रखा है। उसमें देश भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, संविधान भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर सकता है, लेकिन लिमिट में रहते हुए। तो धार्मिक मैनेजमेंट करने का अधिकार है अनुच्छेद 26 के तहत। अनुच्छेद 27 की बात करें कि आर्टिकल, भारतीय संविधान का आर्टिकल 27 क्या करता है, हमारा फंडामेंटल राइट्स क्या करता है कि धार्मिक कार्यों में आप कुछ पैसे भी निवेश कर सकते हैं, संपोषित मतलब धन निवेश कर सकते हैं। उसके लिए आपको भारत सरकार ने कुछ टैक्स में रियायत देगी। आप किसी धर्म को मानते हैं तो उसमें पैसे लगा सकते हैं, उसके लिए आपकी आज़ादी है, आपके लिए अधिकार है। तो आर्टिकल 27। आर्टिकल 28 की बात करें तो धार्मिक शिक्षा, उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। अगर आप किसी धर्म को मानते हैं तो उसमें आप शिक्षा का विकास कर सकते हैं, उसके लिए आपकी आज़ादी है। शैक्षणिक भवन बना सकते हैं, शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं, उसके लिए आपको आज़ादी है। आप खोलिए, शिक्षा बताइए, शिक्षा बांटिए, ये आपकी अधिकार है। नेक्स्ट पॉइंट, फंडामेंटल राइट्स 5 की बात करें तो संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है 29 से 30। भारतीय संविधान के आर्टिकल 29 और 30 शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार दिए गए हैं। तो आइए 29 में बात करते हैं अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। जो भी हमारे देश में अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनके लिए क्या क्या हित हो सकते हैं, हितों के संरक्षण किया गया है कि उनको आप दबा नहीं सकते हैं, उनको आप परेशान नहीं कर सकते हैं, उनको आप शोषण नहीं कर सकते हैं, उनके लिए अधिकार है। ऐसे संविधान बना है हमारे देश का जो सबको अधिकार है, सबको कुछ ना कुछ अधिकार दिया गया है। जो भी हमारे अल्पसंख्यक है हमारे देश में, सबको हितों का संरक्षण हमारे भारत के फंडामेंटल राइट्स में अधिकार है। अनुच्छेद 30 की बात करें तो अल्पसंख्यकों को शिक्षा संबंधी प्रावधान, उनके शिक्षा के विकास के लिए उनको आप रोक नहीं सकते हैं। अगर वो शिक्षा के विकास करना चाहें तो अपना विकास कर सकते हैं, उनके लिए वो अधिकार है आर्टिकल 30 के तहत। तो अगर डायरेक्ट पूछा जाए आर्टिकल 29 और 30 तो अल्पसंख्यकों से संबंधित है, और 25 से 28 धार्मिक शिक्षा, धार्मिक कार्यों से संबंधित धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, और आर्टिकल 22 गिरफ्तारी के संबंध में, आर्टिकल 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 30 की बात करें तो आपको पता होगा कि अल्पसंख्यकों के शिक्षा संबंधी आपको बताया था। और आइए सबसे मस्ट आर्टिकल अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हम देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आप जितने भी आर्टिकल पढ़े हैं, जितने भी फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं, इसमें अगर किसी भी फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है आपके साथ तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अपील कर सकते हैं। आपको ये आर्टिकल 30 के तहत 32 के तहत ये अधिकार दिया गया है कि आप किसी भी हाई कोर्ट और किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में डायरेक्ट जाइए और अपील कीजिए कि मेरे साथ मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है, मैं अपील करता हूं। ये आर्टिकल 32 के तहत। आर्टिकल 32 में अगर बात करें तो हमारे सवाल डायरेक्ट आता है कि भीमराव अंबेडकर ने किस आर्टिकल को संविधान का आत्मा कहा है। तो यही वो आर्टिकल है 32 जो भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान का आत्मा के नाम से पुकारा है, आत्मा की संज्ञा दी है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन हो जाते हैं कि प्रस्तावना को आत्मा कहा गया है कि आर्टिकल 32 को। तो आपको मैं क्लियर करना चाहता हूं कि अगर भीमराव अंबेडकर का नाम आ जाए
तो संविधान के 32 आर्टिकल 32 को आत्मा कहा गया है। और डायरेक्ट पूछा जाए कि संविधान का आत्मा किसको कहा गया है, तो भारत के प्रस्तावना को, संविधान के प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा गया है। तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना है। अगर भीमराव अम्बेडकर जी का नाम आ जाए तो आर्टिकल 32, अगर डायरेक्ट सवाल आ जाए तो प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा गया है। इस बात को आप लिख लीजिए इसमें। इसमें और आपको थोड़ा हम बताते चले कि जब हनन होती है ना फंडामेंटल राइट्स का, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को भी अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि आर्टिकल 32 के तहत रीट जारी कर सकता है। 5 प्रकार के रीट होते हैं। और हाई कोर्ट को अधिकार है कि अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार के रीट जारी कर सकता है। हम उस रीट को किसी वीडियो में बता देंगे, जो 5 प्रकार के रीट कौन कौन से हैं जो फंडामेंटल राइट्स के संबंध में जारी किए जाते हैं। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप इस फंडामेंटल राइट्स को भूलिए मत, याद कीजिए, इसलिए कि पढ़ना आपके लिए बेहतर है, आपके लाइफ के लिए बेहतर है। तो हम बताते चले कि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, जो वर्तमान में 6 हैं, और 6 के 6 आपके सामने मैं बता दिया, समझा दिया। ये आपका काम है, देखना, पढ़ना, परखना और समझना। क्योंकि और यहाँ आपको एक और बताते चले कि जब आर्टिकल 30 के बाद सीधे 32 क्यों आ गया, आपके दिमाग में ध्यान आएगा कि जब 29, 30 और 31 आना चाहिए तो ये 32 क्यों आ गया। तो वहीं वो आर्टिकल 31 है जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार में बदल दिया गया था। यही हुआ 31 आर्टिकल में, जिसमें संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति का अधिकार था अनुच्छेद 31 में। इसको 1971 में हटा दिया गया और 300 क में संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया, जो डायरेक्ट सवाल आपसे पूछा जाता है। इसलिए मूल संविधान में 7 हुआ करते थे, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। 6 के 6 मौलिक अधिकार आपके सामने में पेश कर दिया और आप देख सकते हैं जो कितना इंपॉर्टेंट है। और इस पर आप ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव आप सही करेंगे। जितने भी पूर्व का प्रश्न हो, बीपीएससी से लेके बीएसएस से लेके बिहार दरोगा, सीजीएल, जो भी फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चन हो, आप इसको पढ़िए और उसके बाद आप बनाइए। क्योंकि ये मेरा ओपन चैलेंज है, एक भी सवाल आप नहीं छोड़ेंगे। जहां से सवाल बन सकते हैं मैं वहां से आपको बता दिया। चलिए, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं विश्राम सिंह। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और आगे सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए।